नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आसिफ गुलाटी गुम्बद। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण बदलाव पर बजट पश्चात वेबिनार को करेंगे संबोधित। इस विषय के तहत 8 वेबिनार सत्रों का किया जाएगा आयोजन, जिनमें 4 प्रमुख सेक्टर कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका पर विचार विमर्श होगा। बजट पश्चात वेबिनार में उच्च मूल्य के कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा काजू, नारियल, चंदन, अगरवुड, बादाम, अखरोट और चिलगोजे की आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी खेती को पर भी विचार किया जाएगा। वेबिनार के सत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश और पशुपालन मूल्य श्रृंखला में उद्यमिता, मत्स्य पालन के लिए जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास, तटवर्ती मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला मजबूत करने के साथ साथ शी मार्ट्स के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ग्रामीण महिलाओं को निर्मित जो उत्पाद हैं उन्हें बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब रायसीना डायलॉग 2026 के उद्घाटन सत्र में हुए शामिल। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भारत की नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में बदलते वैश्विक हालात पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि दुनिया जिस मोड़ पर है वहां आगे ग्लोबल साउथ, विशेषकर भारत की भूमिका बहुत अहम रहने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर। राष्ट्रपति आज दार्जिलिंग में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का शुभारंभ करेंगे और लोक भवन में रूट एंड रिदम्स प्रदर्शनी का उद्घाटन भी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईआईटी खड़गपुर में महिला नेतृत्व और सशक्तिकरण पर आयोजित प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 8 मार्च तक पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। अपने कार्यकाल की ये उनकी पहली आधिकारिक यात्रा होगी, जिसमें वो नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा जाएंगे और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे की शुरुआत आज नागालैंड से होगी, जहां वो नागालैंड विश्वविद्यालय के लुमामी परिसर में आयोजित 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा के मुंडाली में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री भुवनेश्वर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय एनएफएसयू के परिसर की आधारशिला भी रखेंगे और एनएफएसयू के ट्रांजिट परिसर का वर्चुअल उद्घाटन भी। अमित शाह भुवनेश्वर में नई न्याय संहिता पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और एक मोबाइल फॉरेंसिक वैन को दिखाएंगे हरी झंडी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी रहेंगे उपस्थित। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। भाजपा सत्ता परिवर्तन के संकल्प के साथ पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और ममता बनर्जी सरकार पर घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर पलटवार कर रही है। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पश्चिमी मिदनापुर जिले के नारायणगढ़ में आयोजित होने वाली परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। वहीं भाजपा नेता मनोज तिवारी भी हावड़ा जिले के बाली में परिवर्तन यात्रा में लेंगे हिस्सा। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के ही खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी ममता बनर्जी अपने रुख पर कायम हैं और आज कोलकाता के धर्मतला में धरने पर बैठने वाली हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ओडिशा और झारखंड से 200 और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है। ये नवनियुक्त न्यायाधीश लगभग 60 लाख लंबित मामलों की जांच करेंगे। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के अनुसार इन न्यायाधीशों को उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी और पश्चिमी बर्धमान, हावड़ा, हुगली, नादिया और बीरभूम जिलों में नियुक्त किया जाएगा। भारत की 4 दिन की यात्रा पर भारत आए फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है।
भारत और फिनलैंड के रिश्तों को नई गति देने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के बीच हुई मुलाकात के कई मायने हैं। इस दौरान द्विपक्षीय बैठक में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी से लेकर पर्यावरण, डिजिटल व्यवस्था और हाईटेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, जिससे रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के उप विदेश सचिव क्रिस्टोफर लैंडो से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात वैसिना डायलॉग से इतर हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में मेट्रो यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 2 नए मेट्रो कॉरिडोर मजलिस पार्क से मौजपुर, बाबरपुर, पिंक लाइन और दिवाली चौक से मजलिस पार्क मेजेंटा लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों के राज्यपालों और राज्यपालों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डी व्यान बोस के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। पूर्व राष्ट्रपति रणजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। उन्होंने वीके सक्सेना का स्थान लिया, जिन्हें लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। केंद्र सरकार ने देश के कई राज्यों में राज्यपालों और उपराज्यपालों के पदों में बड़ा फेरबदल करते हुए बिहार के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की जगह अब सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से फोन पर बात की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद बिन हमूद अल बुसैदी से फोन पर बात की। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद बिन हमूद अल बुसैदी से बात की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय माय भारत के साथ मिलकर एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान VBG रामजी यूथ डिजिटल कैंपेन की शुरुआत करने जा रहा है। 60 सेकंड्स फॉर माय विलेज नाम से एक राष्ट्रीय स्तर की शॉर्ट वीडियो रील एनिमेटेड वीडियो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जा रहा है। ये पहल युवाओं को अपने गांव के विकास, रोजगार सृजन, आजीविका संवर्धन में अधिनियम की भूमिका को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने थम्फू में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। उन्होंने भूटान में न्यायिक प्रक्रियाओं में तकनीकी सहयोग के डिजिटल व्यवस्था के लिए व्यापक समर्थन की पेशकश की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने दोनों देशों के बीच स्वपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए संयुक्त प्रयासों पर चर्चा की है। मिडल ईस्ट में तनाव के बीच भारत में कल घरेलू विमानन कंपनियों की कुल 281 उड़ानें रद्द हुई। नागर विमानन मंत्रालय ने ये जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया। अब तक कुल 1461 शिकायतों का निपटान किया गया। यात्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की योजना नजफगढ़ नाले के किनारे स्थित 50 एकड़ के कचरा डंपिंग ग्राउंड को अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल उद्यान में परिवर्तित करने की है, जिसमें पैदल मार्ग, एक एम्फी थिएटर, एक बास्केटबॉल कोर्ट और एक बैडमिंटन कोर्ट बनाया जाएगा। भारतीय वायुसेना का एक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान प्रशिक्षण मिशन के दौरान असम के कार्बी आंगलोंग जिले के पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यह हादसा जोरहाट से लगभग 60 किलोमीटर दूर हुआ। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य परिणामों को मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और फिनलैंड की जलवायु और पर्यावरण मंत्री सारी मुल्तला ने नई दिल्ली में भारत और फिनलैंड के बीच पर्यावरण सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर नवीनीकरण किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे 6 और 7 मार्च को बेंगलुरु में आयोजित मेरा युवा भारत NSS सचिंतन शिविर में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पंचमढ़ी को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित ITBB बर्लिन ट्रैवल मार्ट में से ग्रीन डेस्टिनेशन ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। वक्त ब्रेक का है। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास। जब ये सुपरस्टार होगा
हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद का स्वागत करते हैं अन्य खबरों का रफ्तार के साथ। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कोच्चि के गोश्री ब्रिज पर जेनजी एंथम लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने युवा मतदाताओं के साथ बातचीत की और मतदाता जागरूकता से जुड़ी विभिन्न उत्साहपूर्ण पहलों का अवलोकन भी किया। मिजोरम में रेल कनेक्टिविटी के साथ अब खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था भी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। पहली बार भारतीय खाद्य निगम की बड़ी खाद्यान्न मालगाड़ी पंजाब से चलकर सीधे मिजोरम के सेरांग रेलवे स्टेशन पहुंची। 2025 से मार्च 2026 के बीच यहां से 30 से ज्यादा मालगाड़ियों का संचालन किया गया। इनमें सीमेंट, ऑटोमोबाइल, उर्वरक, पत्थर के टुकड़े और रेत जैसी कई अहम सामग्रियां रेल के जरिए पहुंचाई गई। नई रेलवे लाइन का फायदा पर्यटन क्षेत्र को भी मिल रहा है। 12 फरवरी 2026 को नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी सर्किट के तहत भारत गौरव डीलक्स AC पर्यटक ट्रेन पहली बार सेरांग पहुंची। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत को समुद्र में फंसे रूसी तेल की खरीद के लिए 30 दिन की छूट देने की घोषणा की। यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया। CBSE ने मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सर्कुलर 3 जारी कर दिया। कक्षा 12वीं की परीक्षा जो 7 मार्च 2026 को निर्धारित थी, स्थगित कर दिया गया। बोर्ड स्थिति की समीक्षा कर 9 मार्च 2026 से आगे की परीक्षाओं के लिए नए निर्देश जारी किया करेगा। भारत और जापान के बीच 2 सप्ताह का संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 उत्तराखंड के चौबटिया में जोश के साथ जारी है। भारत और जापान में बारी बारी आयोजित होने वाले इस अभ्यास का ये 7वां संस्करण है जो 9 मार्च तक चलेगा। साझा सुरक्षा चुनौतियों और वैश्विक आतंकवाद के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह अभ्यास भारतीय सेना और जापान जमीनी आत्मरक्षा बल के बीच सैन्य सहयोग को और मजबूत करेगा। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में पेंट फैक्ट्री में आग लगी, दमकल की गाड़ियां पहुंची मौके पर। केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सबन सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर 4 नदी प्रकाश स्तंभों की रखी आधारशिला। करीब 84 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये प्रकाश स्तंभ राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर सुरक्षित और 24 घंटा नौवहन को बढ़ावा देंगे। साथ ही अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन और पर्यटन को भी मिलेगी मजबूती। भारत के कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी और फिनलैंड के रोजगार मंत्री मटियास मार्टिनेन के बीच कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा और वर्कफोर्स मोबिलिटी को लेकर उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक हुई है। इस बैठक का उद्देश्य भारत और फिनलैंड के बीच स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसरों के सहयोग में नए रास्ते तलाशना है। सेबी ने फोर्स मोटर्स लिमिटेड से पुराने वित्तीय नतीजों और फरवरी 2024 के दौरान कंपनी के शेयर्स की गतिविधियों को लेकर जानकारी मांगी है। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने देश के आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए MOU पर किए हस्ताक्षर। इस साझेदारी का उद्देश्य वंचित क्षेत्रों में खासकर मातृ और शिशु पोषण में सुधार लाना और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है। IT कंपनी IBM ने भारत में AI इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। इस सेंटर के जरिए हाइब्रिड क्लाउड और AI तकनीकों पर काम किया जाएगा और घरेलू वैश्विक बाजारों के लिए नई तकनीकी समाधान विकसित किए जाएंगे। एयर इंडिया ने एशिया में अपने नेटवर्क विस्तार के तहत हनोई, दिल्ली, टोक्यो, मुंबई मार्गों पर सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवाएं इसी साल जून तिमाही से शुरू होंगी। इन उड़ानों के लिए A320 नियो विमान का उपयोग किया जाएगा, जिससे बिजनेस, प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी श्रेणी की सुविधा होगी। भारत में महिलाओं द्वारा नेतृत्व और प्रबंधन से जुड़ी नौकरियों के लिए आवेदनों में बढ़ोतरी। रिपोर्ट के अनुसार टॉप मैनेजमेंट पदों के लिए महिलाओं के आवेदन 1 साल में 43% बढ़े। भारत में महिलाओं द्वारा सह स्थापित प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को मिलने वाला निवेश 2025 में लगभग $1 अरब पर स्थिर रहा। भारत में फरवरी के दौरान वाहन बिक्री में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई।
रिटेल वाहन बिक्री सालाना आधार पर 25% से ज़्यादा बढ़कर 24.09 लाख यूनिट पहुंची, जो फरवरी का नया रिकॉर्ड है। भारतीय रियल एस्टेट मार्केट में वेयरहाउसिंग की मांग सालाना आधार पर 29% बढ़कर 72 मिलियन स्क्वायर फीट हुई। ये कोरोना के बाद मांग में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। येस बैंक ने की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले कामकाजी महिलाओं के वित्तीय और जीवन शैली संबंधी जरूरतें पूरा करने पर एक विशेष वेतन खाता शुरू करने की घोषणा। सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिली गिरावट। सोने का दाम करीब 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत करीब 7,200 रुपये प्रति किलो तक कम हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने दीर्घकालिक हरित बुनियादी ढांचा बॉन्ड जारी कर 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की। अमेरिका की प्रमुख निवेश बैंकिंग कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने अपने वैश्विक कर्मचारियों में से करीब 2,500 लोगों की छंटनी की। IMF प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ रही है। उन्होंने देशों से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने, संभावित झटकों के लिए तैयार रहने की अपील की है। जॉर्जीवा ने कहा कि तकनीक, जनसांख्यिकी, व्यापार, भू राजनीति में तेज बदलाव की वजह से वैश्विक आर्थिक परिदृश्य लगातार अनिश्चित बन रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण एशियाई बाजारों में तेल की कीमतें शुरुआती कारोबार में 2% से अधिक गिरकर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में $69.32 प्रति बैरल पर आईं। ईरान ने इजरायल पर किए मिसाइल हमले, जिसमें तेल अवीव सहित कई शहरों में नागरिक बम आश्रयों में भागने के लिए हुए मजबूर। संघर्ष के 6 दिन भी इजरायली मिसाइल रक्षा प्रणाली ने हमलों को रोकने का काम रखा जारी। संघर्ष में अब तक कम से कम 6 अमेरिकी सैनिकों सहित 1,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। पूरे मध्य पूर्व में भय, तबाही और राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अमेरिका से समझौता करने के लिए संपर्क कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि समझौता कैसे किया जाए, लेकिन वो थोड़ी देर कर चुके हैं। ट्रंप ने ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो तेहरान के मिसाइल और ड्रोन क्षमता को नष्ट कर रहे हैं और उनकी नौसेना खत्म हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड और पुलिस से हथियार डालने की अपील की। साथ ही उन्होंने दुनिया भर में मौजूद ईरानी राजनयिकों से भी शरण मांगने और एक नए ईरान के निर्माण में सहयोग करने के लिए कहा। ट्रंप ने कहा कि जो लोग हथियार छोड़कर ईरानी जनता का साथ देंगे उन्हें इम्यूनिटी दी जा सकती है, लेकिन ऐसा न करने वालों को निश्चित मौत का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान ये मानता है कि अमेरिका मौजूदा युद्ध को जारी नहीं रख सकता, तो वो बड़ी गलतफहमी में है। पीट हेग्सेथ ने कहा कि वॉशिंगटन ने अभी तो लड़ाई शुरू की है और अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि ईरान को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि अमेरिका पीछे हटेगा। वक्त एक ब्रेक का है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदूषण रहित देवी बसों के जरिए राजधानी के हर कोने तक पहुंच बढ़ाने में जुटी है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। दिल्ली का हर सपना होगा साकार। 3400 ईवी बसें हम दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में जोड़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक बसें बढ़ा रही है अंतिम मील कनेक्टिविटी। महिलाओं के लिए पिंक सीटें होती हैं आरक्षित। पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरों से यात्रा होती है सुरक्षित। अच्छी है बस भी, बस की क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। देवी बस की सर्विस भी बहुत बढ़िया है, सही सफर कर लेता हूँ मैं। पूरा होगा आसान सफर का वादा, प्रदूषण कम करने का इरादा। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे। वो गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। मूर्ख ना हूं मैं। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं।
जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के वक्त का स्वागत तो करते हैं खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। इजरायली आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने कहा कि तेहरान पर चल रहे अभियान के पहले चरण में ईरान के 60% से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए गए हैं। अयाल जमीर ने बताया कि इजरायल ने हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली और अब अगले चरण में आगे बढ़ने की तैयारी में है। इसके साथ ही जमीर ने अमेरिकी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के सहयोग की भी सराहना की है। फ्रांस के मंत्री जेन नोएल बैरॉट ने कहा कि इजरायल को लेबनान में किसी भी जमीनी घुसपैठ या नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने से बचना चाहिए और लेबनानी सशस्त्र बलों का समर्थन किया जाना चाहिए। फ्रांस ने अब तक मध्य पूर्व से 750 नागरिकों को वो लेकर आया, जबकि लगभग 5000 से ज्यादा स्वदेश वापसी का अनुरोध किया गया। चार्टर्ड एयर फ्रांस की उड़ान मिसाइल हमले के कारण लौट गई, लेकिन स्वदेश वापसी की उड़ानें जारी हैं। फ्रांस ने अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच स्पष्ट संदेश दिया, हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पीछे नहीं हटेंगे और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ने नहीं देंगे। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्जी रोड्रिगेज ने विदेशी निवेश और तेल उत्पादन के बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनी शेल के साथ तेल समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल में कल हुए आम चुनाव के बाद मतों की गिनती जारी। निर्वाचन आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 23 सीटों पर आ गई। भारत ने चौथी बार T20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। टीम इंडिया ने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 7 रन से हराया। अब भारत 8 मार्च को अहमदाबाद में न्यूजीलैंड से फाइनल मुकाबला खेलेगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए। 254 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 246 रन बना पाई। भारत की ओर से संजू सैमसन ने 89 रन की पारी खेली। संजू सैमसन बने प्लेयर ऑफ द मैच। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में संजू सैमसन ने 89 रन की पारी खेलकर विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी की और T20 वर्ल्ड कप में किसी भारतीय की सबसे बड़ी पारी है। इंग्लैंड को T20 विश्व कप के रोमांचक सेमीफाइनल में 7 रन से हराने के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत का श्रेय गेंदबाजों और शानदार फील्डिंग को दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जीत के बाद कहा कि इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना एक अविश्वसनीय एहसास। T20 विश्व कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वेल्स गेंद की आक्रामक पारी में 89 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए संजू सैमसन ने कहा इस जीत का श्रेय जसप्रीत बुमराह को मिलना चाहिए। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ 7 रन की हार के बाद स्वीकार किया कि उन्होंने संजू सैमसन का कैच छोड़कर की बड़ी गलती। नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री ने फ्रेंचाइजी आधारित साइकिलिंग इंडिया लीग के लोगों का किया अनावरण। ये लीग नवंबर में अहमदाबाद में की जाएगी आयोजित। साइकिलिंग इंडिया लीग लोगो अनावरण के मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य भारत में साइकिलिंग संस्कृति को बढ़ावा देना, फिटनेस और प्रदूषण के समाधान के रूप में साइकिलिंग को प्रोत्साहित करना। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने पुष्टि की कि कैरेबियाई टीम को स्वदेश लौटाने के लिए एक चार्टर उड़ान की व्यवस्था कर दी गई। अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ हमलों की वजह से टीम भारत में फंसी हुई है। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल प्री क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के एनजी कालोंग एंगस को कड़े मुकाबले में हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। लक्ष्य सेन अब क्वार्टर फाइनल में चीन की 6वीं वरीयता प्राप्त ली शी फैंग या आयरलैंड के नहात गुएन में से किसी एक से भिड़ने वाले हैं। और एक्सप्रेस में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।